नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही बुनियादी पर बहुत जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ। निवेश की दुनिया में वो है जोखिम और मुनाफे के बीच वो सही बैलेंस, वो कंफर्ट जोन कैसे ढूंढा जाए। हमारे पास एक रिपोर्ट है, जोखिम बनाम प्रतिफल, अपना सहज क्षेत्र ढूंढना। तो आज हम इसी में से खास बातें निकालेंगे। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है नहीं उतना, सीधा सा हिसाब है। मतलब रिपोर्ट भी यही कहती है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद है तो फिर आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा। और जो सेफ रास्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी बॉन्ड्स, उनमें अक्सर रिटर्न कम मिलता है पर वो स्थिर होता है। तो मतलब कम जोखिम कम संभावित रिटर्न। ज्यादा जोखिम ज्यादा संभावित रिटर्न। ये संभावित शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये हर निवेश के फैसले के पीछे यही लॉजिक काम करता है ना? बिल्कुल। आप सरकारी बॉन्ड्स को ही देख लीजिए, बहुत सेफ माने जाते हैं। रिटर्न शायद साल का 3% 5% और ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन फिर आप स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर जाएं, जैसे उभरते बाजारों की इक्विटीज। रिपोर्ट बताती है कि वहां 14% या उससे भी ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। 14%? हाँ, लेकिन उसके साथ लगभग 30% का स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। मतलब भारी वॉलेटिलिटी, कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा सकती है। और यही वो कैच है जिसकी आप बात कर रहे थे। ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा ही, गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस संभावना बढ़ जाती है। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेने में बड़ा नुकसान भी तो हो सकता है। ये कोई लॉटरी नहीं है। सही, सोच समझ कर लेना होता है। अच्छा, इसी से जुड़ा है रिस्क टॉलरेंस। ये क्या होता है? रिस्क टॉलरेंस मतलब जोखिम सहने की क्षमता। रिपोर्ट इसे दो तरह से देखती है। एक तो आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी, मतलब आप कितना उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं इमोशनली। मतलब रातों की नींद तो नहीं उड़ जाएगी। एग्जैक्टली। हाँ। और दूसरा है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी। क्या आप असल में नुकसान झेल सकते हैं बिना अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जैसे रिटायरमेंट उनको खतरे में डाले। ओके, तो ये दिल और जेब दोनों की बात है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। और इसी आधार पर हम निवेशकों को मतलब समझने के लिए 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। रूढ़िवादी, मध्यम और आक्रामक। अच्छा, तो ये असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? जैसे कंजर्वेटिव निवेशक। कंजर्वेटिव, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो अपनी जमा पूंजी को बचाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। उन्हें कम वोलेटिलिटी चाहिए, भले ही रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए। तो इनके पोर्टफोलियो में क्या होता है ज्यादातर? बॉन्ड्स, एफडी? हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजें। ठीक है। और मॉडरेट वाले? मॉडरेट निवेशक बीच का रास्ता अपनाते हैं। उन्हें ग्रोथ भी चाहिए पर थोड़ी स्टेबिलिटी भी। वो थोड़े ज्यादा रिटर्न के लिए कुछ हद तक मार्केट का उतार चढ़ाव झेलने को तैयार रहते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? स्टॉक और बॉन्ड का मिक्स? हाँ बिल्कुल, जैसे 60% स्टॉक 40% बॉन्ड, या शायद 50-50 का रेशियो। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर आते हैं अग्रेसिव निवेशक। ये तो फिर ग्रोथ के पीछे भागते होंगे। हाँ, इनके लिए कैपिटल ग्रोथ सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बाजार की बड़ी उठापटक से, मतलब वॉलेटिलिटी से, काफी हद तक सहज होते हैं। वो समझते हैं कि बड़े रिटर्न चाहिए तो बड़े लॉस का रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो इनके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा बहुत ज्यादा होगा। कौन किस कैटेगरी में आता है? तो क्या चीजें तय करती हैं कि किसी की रिस्क लेने की क्षमता कितनी होगी? आपने कहा उम्र एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, उम्र और टाइम होराइजन, यानी निवेश के लिए आपके पास कितना समय है, ये शायद सबसे बड़े फैक्टर्स में से हैं। कैसे? देखिए, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके पास दशकों का समय होता है। हाँ। अगर मार्केट गिरता भी है तो उनके पास रिकवर करने का और फिर कंपाउंडिंग के जरिए पैसा बढ़ाने का लंबा वक्त है। अच्छा, तो वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हाँ, आमतौर पर इसलिए वो ज्यादा इक्विटी रख सकते हैं। एक पुराना रूल ऑफ थंब है 100 माइनस एज रूल। अपनी उम्र को 100 से घटाएं और जो नंबर आए उतने % इक्विटी में रखने का सोच सकते हैं। जैसे 25 साल का कोई है तो 75% इक्विटी? हाँ शायद। और 65 साल का है तो शायद 35%। लेकिन ये बस एक गाइडलाइन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। क्योंकि सिर्फ उम्र तो सब कुछ नहीं है ना। रिपोर्ट कहती है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, आगे कमाई बढ़ने की उम्मीद है या नहीं, कर्ज कितना है, क्या आपके पास दूसरे एसेट्स हैं जैसे घर, पेंशन, बीमा?
और इमरजेंसी फंड ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड है या नहीं, परिवार की जिम्मेदारियां कितनी हैं, ये सब चीजें मिलकर तय करते हैं कि कोई असल में कितना रिस्क ले सकता है, उसकी क्षमता कितनी है। हाँ, ये बात तो है। कोई यंग हो सकता है, पर अगर उस पे बहुत कर्ज है तो शायद वो कम रिस्क लेना चाहे। सही। और दूसरी तरफ कोई उम्र में बड़ा हो पर उसकी पेंशन अच्छी हो, बाकी संपत्ति हो, तो शायद वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो। और निवेश का लक्ष्य क्या है, ये भी तो तय करता है। हाँ बिल्कुल, आपका गोल क्या है और आपको पैसा कब चाहिए, ये भी रिस्क लेवल तय करता है। मतलब अगर मुझे 3 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है, तो मेरा तरीका रिटायरमेंट के लिए 30 साल तक निवेश करने वाले से अलग होगा। निश्चित रूप से। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, मान लीजिए 5 साल से कम, कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी हो जाता है। पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो कंजर्वेटिव अप्रोच। हाँ, लेकिन अगर लक्ष्य 20-30 साल दूर है, जैसे रिटायरमेंट, तो आप ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्योंकि आपके पास मार्केट के कई साइकिल से गुजरने और रिकवर करने का टाइम होता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारा अपना दिमाग। रिपोर्ट कहती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारे सोचने के तरीके, ये बिहेवियरल बायसेस, ये भी हमारी रिस्क लेने की क्षमता और फैसलों पर असर डालते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ा असर डालते हैं। यहाँ मामला सिर्फ नंबर्स का नहीं रहता, इसमें कुछ कॉमन बायसेस हैं। एक है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन। हाँ, मतलब हमें नुकसान का दर्द उतना ही फायदा होने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, कड़वा ज्यादा लगता है। अच्छा। इसके चक्कर में लोग या तो बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं डर के मारे, या फिर जो निवेश लॉस में चल रहा है उसे पकड़े रहते हैं, ये सोचकर कि भाव वापस आ जाएगा। नुकसान बुक नहीं करना चाहते। हाँ, ये तो मैंने देखा है। और ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अति आत्मविश्वास। वो भी बहुत कॉमन है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो मार्केट को टाइम कर सकते हैं, मतलब सही टाइम पे खरीद और बेच सकते हैं, या उन्हें लगता है कि वो हमेशा विनिंग स्टॉक्स चुन सकते हैं। अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं और इस चक्कर में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। हाँ, और फिर है हर्ड मेंटालिटी, झुंड मान सकता। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच दें, बिना ये सोचे कि क्या ये हमारे लिए सही है, हमारे गोल्स और रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है। बस भीड़ के पीछे चलना। बिल्कुल। तो इन दिमागी चालों को, इन बायसेस को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इन्हें पहचानते नहीं हैं तो हमारे फैसले तर्क से नहीं, बल्कि डर, लालच या देखा-देखी से चलेंगे, और वो अक्सर गलत साबित होते हैं। इन्हें समझकर ही हम ज्यादा डिसिप्लिन्ड और रैशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क है, उसे सहने की क्षमता अलग-अलग है, और हमारा दिमाग भी खेल करता है। तो फिर इस रिस्क को मैनेज कैसे करें? रिपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का जिक्र है, हैरी मार्कोविट्ज की एफिशिएंट फ्रंटियर। ये क्या है? ये बहुत पावरफुल आइडिया है। एमपीटी, जिसे हैरी मार्कोविट्ज ने डेवलप किया, वो ये कहता है कि सिर्फ एक ही एसेट में पैसा लगाने के बजाय अगर आप अलग अलग तरह के एसेट्स का मिक्स बनाते हैं तो आप दिए गए रिस्क लेवल पर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, या यूं कहें कि दिए गए रिटर्न के लिए रिस्क कम कर सकते हैं। अच्छा। और एफिशिएंट फ्रंटियर उन सभी बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज का सेट है जो हर रिस्क लेवल के लिए हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न देते हैं। तो ये सिर्फ अलग-अलग टोकरियों में अंडे रखने से ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। इसका बेसिस ये है कि अलग अलग एसेट क्लास जैसे स्टॉक, बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट, ये मार्केट की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। उनका कोरिलेशन अलग होता है। एग्जैक्टली। जब एक गिर रहा हो तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी गिरे, हो सकता है वो बढ़ रहा हो। जब एसेट्स के बीच लो या नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो उनका मिला जुला पोर्टफोलियो कम वॉलेटाइल होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो फिर असरदार डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ बहुत सारे स्टॉक खरीद लेना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन कई लेवल पे होता है। पहला है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज। हाँ, इनमें पैसा बांटना। दूसरा है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सिर्फ अपने देश के मार्केट में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना, ताकि किसी एक इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का असर कम हो। ठीक है। और फिर है सेक्टर और इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, यानी सारा पैसा सिर्फ टेक या सिर्फ बैंकिंग में नहीं लगा देना, अलग अलग सेक्टर्स में बांटना। और एक आपने कहा था टाइम डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, जिसका एक तरीका है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। ये सब मिलकर एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी थी रिपोर्ट में कि ये हमेशा काम नहीं करता। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि जब मार्केट में एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है,
बहुत ज्यादा घबराहट, जैसे 2008 की क्राइसिस में हुआ था, तब अक्सर अलग-अलग एसेट्स का कोरिलेशन बढ़ जाता है। मतलब सब एक साथ गिरने लगते हैं। हाँ, ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उस वक्त कम हो सकता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये परफेक्ट नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेजमेंट का बहुत जरूरी टूल है। समझ गई। अच्छा, ये तो हुई पोर्टफोलियो बनाने की बात। हम्म। पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, क्या स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए? रिपोर्ट में लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग की बात है। बिल्कुल बदलनी चाहिए। लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती है, गोल्स बढ़ते हैं या पास आते हैं, और अक्सर रिस्क लेने की क्षमता भी कम होती है, तो पोर्टफोलियो को भी एडजस्ट करना समझदारी है। तो ये बदलाव कैसा दिखता है? कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं? हाँ, एक जनरल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, हालांकि ये पर्सनल होगा। रिपोर्ट के हिसाब से 20s और 30s में जब टाइम ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, शायद 80-90% इक्विटी। 40s में थोड़ा बैलेंस की तरफ बढ़ना शुरू करें, मान लीजिए 60-70% स्टॉक। 50s में रिटायरमेंट दिखने लगता है तो कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉक शायद 40-50%। और 60s और उसके बाद? तब इनकम और कैपिटल प्रोटेक्शन टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। स्टॉक का हिस्सा शायद 20-30% या उससे भी कम। ये सब खुद मैनेज करना तो काफी मुश्किल लग सकता है। क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका है? टारगेट डेट फंड्स? हाँ, टीडीएस कुछ हद तक राहत करते हैं। ये इसी लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। आप अपनी रिटायरमेंट की टारगेट डेट वाला फंड चुनते हैं, जैसे 2050। अच्छा। वो फंड शुरू में ज्यादा एग्रेसिव होता है, ज्यादा स्टॉक, और जैसे जैसे 2050 नजदीक आएगा वो अपने आप धीरे धीरे ज्यादा कंजर्वेटिव होता जाएगा, बॉन्ड्स बढ़ाता जाएगा, एक तय ग्लाइड पाथ पर। तो ये ऑटोमेटिक है? फायदे तो हैं, पर कमियां भी होंगी। फायदे यही हैं कि ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, लेकिन कमी ये है कि ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है। ये आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी स्पेसिफिक रिस्क टॉलरेंस या आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखता। हो सकता है आपकी जरूरत उसके ग्लाइड पाथ से अलग हो, तो ये कन्वीनियंट जरूर है, पर जरूरी नहीं कि सबके लिए बेस्ट हो। ठीक है। टीडीएस के अलावा रिस्क कम करने के और क्या तरीके हैं? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग डीसीए का जिक्र हुआ था। हाँ, डीसीए एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर, जैसे हर महीने, किसी इन्वेस्टमेंट में डालते जाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। अच्छा, एसआईपी जैसा? हाँ बिल्कुल। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, डीसीए का ही एक रूप है। जब कीमतें कम होती हैं तो आपके फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स आती हैं, जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो कम यूनिट्स। तो इसे मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप ये कोशिश ही नहीं कर रहे कि सबसे कम पर खरीदें और सबसे ज्यादा पर बेचें, जो लगभग इम्पॉसिबल है। आप एवरेजिंग कर रहे हैं। और ये भावनाओं को भी कंट्रोल में रखता है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक प्लान फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट के डेली उतार चढ़ाव से घबराकर बेचने या खरीदने की टेम्पटेशन कम हो जाती है। ये खासकर वॉलेटाइल एसेट्स जैसे स्टॉक्स के लिए यूजफुल है। ठीक है। और एक और तकनीक, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। हाँ, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मान लीजिए आपने तय किया था कि 60% स्टॉक, 40% बॉन्ड रखेंगे। अब मार्केट चला, स्टॉक बहुत बढ़ गए, अब आपका पोर्टफोलियो हो गया 70% स्टॉक, 30% बॉन्ड। ये आपके ओरिजिनल प्लान से ज्यादा रिस्की हो गया। अच्छा। रीबैलेंसिंग का मतलब है समय समय पर, जैसे साल में एक बार, अपने पोर्टफोलियो को वापस ओरिजिनल टारगेट एलोकेशन पर लाना। इस केस में कुछ स्टॉक बेचकर बॉन्ड खरीदने होंगे। तो ये डिसिप्लिन में रखता है और ऑटोमेटिकली कम में खरीदें, ज्यादा में बेचें जैसा हो जाता है। हाँ, एक तरह से, क्योंकि आप बढ़े हुए एसेट को बेच रहे हैं और गिरे हुए को रिलेटिवली खरीद रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर लोगों के लिए साल में एक बार रीबैलेंस करना काफी होता है। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स का इशू आ सकता है, अगर टैक्सेबल अकाउंट है तो। और एक चीज जिस पर रिपोर्ट ने बहुत जोर दिया, इमरजेंसी फंड। इसका रिस्क मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक अच्छा इमरजेंसी फंड मतलब 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देता है। इसे इन्वेस्ट नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सेफ जगह रखना है जहां से आसानी से निकाल सके, सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड। ओके। फायदा यह है कि अगर अचानक कोई जरूरत आ गई, नौकरी चले गई, मेडिकल इमरजेंसी, तो आपको मजबूरी में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेचने नहीं पड़ेंगे, खासकर तब जब मार्केट डाउन हो। हाँ, वरना लॉस में बेचना पड़ सकता है। एग्जैक्टली। और ये जानने से कि आपके पास सेफ्टी नेट है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी मिलता है। ये फाउंडेशन की तरह है। बिल्कुल।
अच्छा, रिपोर्ट कुछ और एडवांस्ड टॉपिक्स पर भी बात करती है, जैसे टैक्स, ESG, टेक्नोलॉजी। थोड़ा इनके बारे में बताएं। हाँ, संक्षेप में टैक्स इम्प्लीकेशंस जरूरी हैं। रिपोर्ट कहती है कि टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स में, जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स, आप शायद ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटेजी ले सकते हैं क्योंकि गेन्स पर तुरंत टैक्स नहीं लगता। और टैक्सेबल अकाउंट्स में? वहां शायद ऐसी स्ट्रेटेजीज बेहतर हों जो टैक्स कम करें, जैसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग। और ये ESG आजकल बहुत सुनने में आता है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फैक्टर्स, मतलब ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो इन पैमानों पर अच्छा करती हों। रिपोर्ट कहती है कि इस पर रिसर्च मिली जुली है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ESG कंपनीज शायद कम रिस्की हों। पर रिटर्न का क्या? वो भी डिबेटेबल है। हो सकता है कुछ सेक्टर्स को बाहर करने से रिटर्न पर असर पड़े। तो यहाँ इन्वेस्टर्स को अपने वैल्यूज और रिटर्न गोल्स में बैलेंस बनाना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी, रोबो एडवाइजर्स। हाँ, रोबो एडवाइजर्स एल्गोरिदम यूज करके ऑटोमेटेड एडवाइस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देते हैं, कम कॉस्ट पर। कन्वीनियंट तो लगते हैं। हाँ, कन्वीनियंट और सस्ते हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि क्या एक एल्गोरिदम सच में किसी इंसान की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर, उसके इमोशंस, उसके लाइफ गोल्स की बारीकियों को समझ सकता है? शायद कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ह्यूमन एडवाइस की जरूरत फिर भी पड़े। तो घूम फिर कर बात फिर साइकोलॉजी पर आ गई। रिपोर्ट आखिर में फिर डर और लालच की बात करती है। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हावी हो जाता है। लोग बिना सोचे समझे टॉप पर खरीद लेते हैं। और जब गिरता है तो लॉस अवर्जन का डर इतना बढ़ जाता है कि लोग पैनिक में आकर बॉटम के पास बेच देते हैं, अपना लॉस लॉक इन कर लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखना, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, खासकर मुश्किल वक्त में, यही सफल निवेश की कुंजी है। कहना आसान है, करना मुश्किल। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कुछ मेन पॉइंट्स जो श्रोताओं को याद रखने चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ की टेकअवेज हैं। पहला, रिस्क और रिटर्न का रिश्ता समझें। दूसरा, अपनी रिस्क टॉलरेंस को जानें, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, पर यह जादू की छड़ी नहीं है। चौथा, उम्र और लाइफ स्टेज के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलें। पांचवा, DCA और रीबैलेंसिंग जैसे टूल्स यूज करें। और छठा, अपने बिहेवियरल बायसेस से सावधान रहें, डर और लालच को हावी ना होने दें। बहुत अच्छे से सम अप किया। अब अंत में एक फाइनल थॉट श्रोताओं के लिए। हाँ, एक सवाल छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट कहती है अपनी रिस्क टॉलरेंस जानना जरूरी है, पर क्या हम इसे सच में जानते हैं? ये जिंदगी के साथ बदलती है। क्या कोई इन्वेस्टर सच में तब तक जान सकता है कि वो एक बड़े मार्केट क्रैश में कैसा रिएक्ट करेगा जब तक वो उसे झेल ना ले, जब तक 30-40% का ड्रॉडाउन ना देखे? ये सोचने वाली बात है। हो सकता है हमारी असली रिस्क टॉलरेंस हमें मुश्किल वक्त में ही पता चले।